अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, हम उनको सुनते रहते हैं और काफ़ी हमें जो है वो समझने को मिलता है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आज आपने जॉइन किया। देखिए, सर, आपके देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, प्यार भरा प्रणाम, सलाम, आदाब और खुश रहें आपके देखने वाले। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर, आज हम ज़रा बात करेंगे, यूक्रेन की भी बात करेंगे, साथ नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, उसके साथ जो ट्रम्प की बात चल रही है और जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप बता रहे थे, उन्होंने मिसाइल्स के किए थे, तो उस पे भी हम बात करेंगे और फिर लास्ट में हम जाएंगे और बात करेंगे इमरान खान ने जो परफॉर्मेंस पे अवार्ड्स दिए हैं और कौन सी परफॉर्मेंस है वो शायद हम आप हमें समझा सकें, क्योंकि हमें तो कोई परफॉर्मेंस नजर आई नहीं जिस पे अवार्ड्स दिए गए। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, क्या कहेंगे आपके क्या वहाँ की अपडेट्स हैं और क्या कुछ हो रहा है? आरजू, मैं क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में हूं और मैं खास करके आपके देखने वालों को मेरी ख्वाहिश होती है कि अपडेट करूं कि वॉशिंगटन डीसी इस वक्त किन चीजों में एंगेज्ड है और उनको कौन कौन सी फॉरेन थ्रेट्स आ रही है। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पिछले दिनों ने इन्होंने सनसनीखेज खबर निकालने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग टू नॉर्थ कोरियन जो प्रीमियर है उसके साथ। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, आई एम रिपब्लिकन कंजर्वेटिव और मैं ट्रम्पस्टर हूं, इस हवाले से ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे मीडिया की हमायत हासिल नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर थी कि व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग टू नॉर्थ कोरिया, व्हाई ही स्टिल टॉकिंग टू नॉर्थ कोरिया, जबकि 2017 17 से लेकर अब तक वो 7 धमाके कर चुके हैं। रिसेंट उन्होंने एक धमाका किया, इंटरकॉन्टिनेंटल सुपरसोनिक मिसाइल जो था, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका धमाका किया और उसकी रेंज इतनी थी कि अमेरिकन टेरिटोरी है गुआम, उसकी वहां तक रेंज आ चुकी है। और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि जब उन्होंने ये बैलिस्टिक मिसाइल का धमाका किया तो उससे अमेरिका में अंदर इतना खौफ था कि जो हमारे वेस्ट कोस्ट पे फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई, डिले कर दी गई। ज्यादा अरसा तो नहीं, लेकिन 7 मिनट से 10 मिनट तक फ्लाइटों को होल्ड कर लिया गया था। तो इन इन गिवन सर्कमस्टांसेस में एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की गई कि देखें जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुल्क के गद्दार हैं, वो मुल्क के दुश्मन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब मैं एज ए रिपब्लिकन, एज ए ट्रम्पस्टर, उसको एक तो आपको इंफॉर्मेशन से, दूसरा ये बताने की कोशिश करूंगा कि असल में दर हकीकत स्टोरी क्या है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो चले इसको डिस्कस किया गया, लेकिन यहां पे बताना चाहूंगा कि जो सेक्रेटरी स्टेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग ओबामा पीरियड जॉन कैरी थे, वो ट्रंप पीरियड के अंदर क्या करते रहे कि वो डायरेक्ट ईरान से बातें करते रहे और उनको कहते रहे कि आप अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस ना लें, आप इनसे कोई बातचीत ना करें, नेगोशिएट ना करें, क्योंकि हम जल्दी इलेक्शन जीत जाएंगे और वापस आके आपके साथ हम अपने दोबारा रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अगर जॉन कैरी बात करे तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बात करे तो ऐसा क्यों है सर? ये इस वजह से है कि इस वक्त मीडिया अमेरिका के अंदर, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को सबसे बड़ी थ्रेट कहां से आ रही है, मीडिया से आ रही है। अब मीडिया क्या है, वो एक बिग कॉरपोरेशंस जो है उनका आगे उनकी प्रोडक्ट है, उनकी एक मार्केटिंग कैंपेन है। अमेरिका के अंदर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनके वो चैनलों के मालिक हैं। बल्कि ये ट्रेंड यहां पे नहीं, पूरी दुनिया में है। चाहे पाकिस्तान में कर लें, चाहे गोदी मीडिया कर लें, चाहे कुछ कर लें, अब मीडिया जो सबसे बड़ी ज्यादती कर रहा है कि वो लोगों का माइंड जो है वो माइंड बनाने में मदद करता है अपने मर्जी के लोगों, अपनी मर्जी की कॉरपोरेशंस की तरफ जो है उस तरह मर्जी की। और उसी वजह से आप और मैं आज हम इस चैनल पर बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें हम करते हैं वो चैनल्स पे नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और सर, ये तो पाकिस्तान के मीडिया का भी हाल है। अच्छा, उसमें अब ये है कि नॉर्थ कोरिया ने जो दूसरा एक सबसे बड़ा ये किया, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की कि अमेरिका से अब दुनिया को डरना नहीं चाहिए, दुनिया को इनसे 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 घबराना नहीं चाहिए। हम अमेरिका के सामने खड़े हैं, अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लोग ये पूछते हैं कि नॉर्थ कोरिया छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया की एक ताकतवर
फौज को, ताकतवर कंट्री को चैलेंज कर रहा है? ये क्या वजह है? अब उसके पीछे वजह क्या है? नॉर्थ कोरिया को फुल सपोर्ट हासिल है चाइना की। चाइना ने बल्कि नॉर्थ कोरिया को तैयार करके अमेरिका के सामने खड़ा करता है। वो एक ये समझ लें कि पूरी दुनिया को डराने के लिए एक फ्रंटमैन हायर किया हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है। और अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्निक इस वक्त क्या है? एक तो जब से वो अफगानिस्तान से भागे हैं, मिलिट्री डिमोरलाइज, अमेरिकन डिमोरलाइज, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं बहुत ज्यादा ज़हीफ हो चुके हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं की तरह ज़हीफ है। वो बिल्कुल कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखते, और इसका भरपूर फायदा उठा रहा है रशिया और चाइना। सबसे बड़ा टूल इनके पास क्या है जो बार बार ये चीख चीख के कह रहे हैं, बहुत खिसा पटा वो टूल है, उसका नाम है सैंक्शंस। आज भी आप सुन रहे होंगे मीडिया पे कि जी हम रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाएंगे। अब सैंक्शंस की स्टोरी सुन लें। सैंक्शंस इन्होंने ईरान पे लगाई तो क्या हासिल कर लिया इन्होंने? सैंक्शंस इन्होंने टर्की पे लगाने का किया तो क्या इन्होंने कर लिया? आज ये रशिया का कर रहे हैं। रशिया पहले तैयारी कर रहा है कि इनकी सैंक्शंस के खिलाफ क्या जाना है, किस तरह जाना है। तो इस वक्त ना दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है, इनके साथ इनसे बेजार है। एलाइज जो है वो बॉर्डर लाइन पर हैं, वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, वो नई लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी नॉर्थ कोरिया की, और मैं समझ रहा था कि मैं इस वक्त जो करंट से चैलेंजेस हैं वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, और ये करंट सिचुएशन है। लेकिन अब जो अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि खबर तो निकाल दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे बात कर रहा है, लेकिन ये मुसद्दका खबर नहीं है। ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स की राइटर है, वो एक बुक लिख रही है, उसका नाम है द कॉन्फिडेंस मैन, द कॉन्फिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो उसमें उनकी स्पेकुलेशन है, लेकिन देखें एक लीडर के बारे में एक स्पेकुलेशन भी हो तो ये एक ऐसा अभी खौफ है डोनाल्ड ट्रंप के नाम का में कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो उसको उछालती है, लोगों को डराती है भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। और वही एक टेक्निक है, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि 2022 में भी ये अपनी पॉपुलैरिटी लूज करेंगे और रिपब्लिकन सेनेट और कांग्रेस में आएंगे, और 2024 में जो इनके हालात चल रहे हैं, दोबारा रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या कौन। सर आपने बीच में आपने ईरान का नाम लिया, सैंक्शंस की बात की, तो ईरान को भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि अब सैंक्शंस हटेंगी, क्योंकि इंडिया के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी, जैसे हमने रास्ता नहीं दिया था, खैर अब दे दिया है, कहा है कि जी आप गंदम ले जा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन उन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की थी और ईरान के थ्रू सब कुछ हो रहा था अफगानिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये बात भी कर रहे थे कि अब ईरान को जो है वो इंडिया से सपोर्ट मिलेगा और शायद सैंक्शंस हट जाएं। नहीं, सैंक्शंस हट रही है, बिल्कुल हट रही है, क्योंकि ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक चल रही है। इस वक्त डायरेक्ट बात हो रही है ईरान के साथ। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि ईरान के साथ रिलेशनशिप इसलिए बेहतर हो रहे हैं क्योंकि ओबामा दौर में आपको याद होगा कि ईरान के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर किए थे, सैंक्शंस भी उठाई थी, और उनके साथ से उनको कैश पेमेंट भी की गई थी। और इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ना सिर्फ अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ और भारत के साथ, और बल्कि यहाँ तक है कि ईरान इस वक्त पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बहुत टेंस है, चाहे गवादर के हवाले से कर ली जाए या पाकिस्तान की जो है आप कर लें एंटी इंडिया पॉलिसी, या चाइना के साथ जाना, या अफगानिस्तान में फिलौर उनका पाकिस्तान का। तो इस वजह से ईरान जो है इस वक्त काफी बेहतर सिचुएशन में है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। बिल्कुल, लेकिन खैर काफी ज्यादा टाइम के लिए उन्होंने प्रॉब्लम्स भी उठाई हैं, और अब अच्छा है अगर सैंक्शंस हट जाए। पाकिस्तान का तो सर आपको पता ही है कि चाहे कोई भी साथ वाली कंट्री हो, उनके साथ हमारे टर्म्स जो है वो खराब हैं, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, जिसके हम बहुत बनते थे कि हमने वहां पे गवर्नमेंट बनाई है, वो भी आजकल आंखें दिखा रहे हैं। तो सर अगर हम यूक्रेन की बात करें तो वहां पे आपने पहले भी बात की थी इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ, और अब वहां पे लेटेस्ट क्या चल रहा है, कि क्या सिचुएशन है और कहाँ से बात आगे बढ़ी है? देखिए, यूक्रेन इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में है, इन्होंने सबसे पहले तो अपने अमेरिकन सिटीजन्स को कहा है कि आप 48 आवर्स के अंदर अंदर वहां से निकल जाएं। और दूसरा, पोलैंड के अंदर जो उन्होंने फौजें अपनी भेजी थी, अपनी फौजों को बुला के इन्होंने कहा है कि आप पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर आ जाएं और वहां पे अपने कैंप बनाएं, और जो अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करके आए उनको मेडिकली ट्रीट किया जाए, उनको रिहाइश दी जाए। लेकिन इस वक्त अगर अमेरिका को देखा जाए तो ये भागने वालों में मशहूर हो चुके हैं
कि हर जगह से सबसे पहले भागते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान से भागे थे, इसी तरह अब यूक्रेन से भाग रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा जो फ्लोर जो मेरी नजर में है कि यूरोप को तरह छोड़ दिया गया है। वो डायरेक्ट खुद रशिया से बातें कर रहे हैं, वो खुद ही अपना हल निकालना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अफसोस का मुकाम ये था कि एक उनके अपने टास्क को नाम दिया गया है, और उनका जो नाम था वो उसका नाम था, चार लोग हैं, चार पार्टियां हैं। वो ईरान, अपना ईरान कह रहा हूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया। नॉर्मंडी टास्क, हम सॉरी मेरे जेहन में आ गया, उसको नाम दिया गया नॉर्मंडी टास्क का। अब नॉर्मंडी क्या जगह है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें यहाँ पे डी डे बताया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा अमेरिकन जाने उस नॉर्मंडी के मुकाम के ऊपर जाया हुई थी। और आज मुझे दुख इस बात का है कि नॉर्मंडी टास्क में अमेरिका टेबल पे मौजूद ही नहीं। तो इसमें एक तो ये बताना चाह रहा, टास्क उनकी हो रही है। इन्होंने जनरल मिली, अमेरिका ने कहा था कि रशिया कैन टेक ओवर कीव इन 72 आवर्स और 25,000 जाने जाया हो सकती है यूक्रेन की। तो ये पहले ही भागे हैं और अपनी असेसमेंट उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये सवाल ये है कि अगर आपकी असेसमेंट और इंटेलिजेंस अगर अफगानिस्तान में नहीं कामयाब तो यहां किस तरह कामयाब हो? आप लोगों को डरा रहे हैं। और दूसरा ये कि जर्मनी इस वक्त नेटो जो अमेरिका का सबसे बड़ा टूल है, वहां पे जर्मनी को लीड कर रहा है नेटो फोर्सेस को उस एरिया में। अब जर्मनी के हालात ये हैं कि जर्मनी ने खुद उनको असला नहीं फराम किया, उनको सिर्फ हेलमेट दिए गए हैं जो जर्मनी ने दिए, जो कि एक मजाक के तौर पे लिया गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस वक्त यूक्रेन को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है अगर देखा जाए। रशिया जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ हमला करने में इंटरेस्टेड है और उस एरिया के अंदर 15,000 लोग ऐसे हैं जो समझा जाता है जो रशियन ट्रेंड हैं या रशियन कमांडो समझ लें, जो अंदर से उनकी हेल्प करेंगे। तो इस वक्त बिल्कुल तैयारी में वो बैठे हैं। और जो जर्मनी के शुल्ज हैं, उनके वजीर खारजा, वो जा रहे हैं मॉस्को मिलने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में वो अपना रशिया जो है, उनको पता है कि इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी में लोग बैठे हैं ये ओबामा के तैयार किए हुए हैं, ये इनका जंग लड़ने में दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। बल्कि इस वक्त मैं ये कहूंगा अमेरिका से किस तरह बचाएगा अपने आप को। इस वक्त अमेरिका इज फेसिंग मैनी इश्यूज और ज्यादा इश्यूज इंटरनल है। इस वक्त अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब हैं क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी डिफेंडिंग ऑफ पुलिस। तो मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसफर्स, कहते हैं जब सोसाइटी को खत्म करना हो तो उनको ये बताएं कि आपकी फौज और आपकी पुलिस आपके खिलाफ है। और बिल्कुल अमेरिका के अंदर यही हुआ है कि फौज का डीमोरलाइज हो गई अफगानिस्तान से शिकस्त के बाद। उससे पहले वियतनाम से जो अमेरिकन फौजी लड़के आए थे वापस, उनको कहा गया था ये बेबी किलर्स हैं। आज उनको डीमोरलाइज हुए अफगानिस्तान में और उसके बाद अमेरिका के अंदर कैंपेन शुरू कर दी गई डिफेंडिंग पुलिस, कि पुलिस को डिफंड कर दिया जाए, इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए, जेलें खोल दी जाए और क्राइम को प्रोसिक्यूट ना किया जाए। सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त मैनहट्टन के जो अटर्नी जनरल हैं, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी हैं, उनकी मिसाल है। वो कहते हैं कि मैंने किसी क्राइम को, चाहे मर्डर हो कुछ भी, मैं उसको प्रोसिक्यूट नहीं करूंगा। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर इतने मसाइल हैं और प्रेसिडेंट बाइडेन इंतहाई अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है। फॉरेन पॉलिसी पे तब काम होता है जब आपको इंटरनल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल हो, घर के अंदर अमन हो, लोग आपके अप्रूवल रेट जो है हाई नंबर्स पर हो, तो तब आप जाके फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देते हैं। जब इंटरनल प्रॉब्लम इतने ज्यादा हो, प्रेसिडेंट साहब इतने ज़हीफ हो चुके हैं, उन बेचारों को शायद ये भी नहीं पता कि वो प्रेसिडेंट है या सेनेटर हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट ओबामा साहब चला रहे हैं और ओबामा साहब वो हमारे प्रेसिडेंट थे कि पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक उनके दौर में हुए थे। और बिलखसूस मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो अपने इलेक्शन में बार बार इस चीज का अयादा करते थे कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं पाकिस्तान के ऊपर बम मारूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से इतना खुश नहीं थे। तो आज उन्हीं के हालात हैं। और ईरान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे थे, एंटी इजराइल थे, इजराइल के खिलाफ थे। भारत को सबसे पहले पार्टनरशिप का टाइटल उन्होंने दिया था। तो उनकी आइडियोलॉजी और थी, सोशलिस्ट एजेंडा था।
आज अमेरिका के अंदर सोशलिज्म की मैं थोड़ी सी आखिरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट साहब, इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो सबसे बड़ा टास्क वो कर रहे हैं कि मुल्क को सोशलिज्म और कम्युनिज्म की तरफ लेके जाया जाए। मैं मिसालें उसकी 3-4 देना चाहूंगा। सबसे पहले IRS, जो हमारा इनकम टैक्स, जिस तरह आपका FBI है, उसमें $600 से ज्यादा के बहुत ज्यादा लोगों को हायर किया जा रहा है, और हर $600 से ज्यादा ट्रांजिशन जो है उसको वो रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। IRS चाहता है कि हर अमेरिकन सिटीजन का फेशियल रिकग्निशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो। ये सारा कम्युनिज्म की इलामतें हैं। दूसरा, हर घर के अंदर हमें मास्क भेजे जा रहे हैं, हर घर के अंदर हमें किटें भेजी जा रही हैं कोविड के लिए, जबकि कोविड खत्म होता जा रहा है। दूसरी तरफ से आपने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी हैं। मास्क शहरों में उतरवा दिए गए हैं, स्टेटों में उतर गए हैं मास्क, तो भाई घरों में मास्क भेजने की क्या जरूरत है? दर हकीकत होता है ये कम्युनिज्म की निशानियां हैं, सोशलिज्म की। हमारी शेल्फें सुपरमार्केटों में जाएं तो खाली पड़ी, और कह दिया जाता है ये सप्लाई चेन का मसला है। अब सप्लाई चेन का मसला है तो लोग घरों में बैठे। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते चौथा स्टिमुलस पैकेज आ चुका है। हर शहरी को $1400 घर में बैठ के दिए जाएंगे। उसको कहा जाता है 4th स्टिमुलस पैकेज। और उसके बाद मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा, न्यूज पढ़ी उसकी डिटेल में, तो उन्होंने कहा है कि $1400 आखिरी पेमेंट नहीं है। अगर आपको हाउसिंग असिस्टेंट चाहिए हो तो वो बताएं, अगर आप अपना बिजली का बिल नहीं देना चाहते तो आप हमें बताएं। और इस तरह के कई उन्होंने पैकेजेस अमेरिकन गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो इस वक्त ये है कि 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, लोगों को घर में बिठा के खिलाया जा रहा है। मैं आखिरी पॉइंट ये बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंस्टिंक्ट, आरजू, आप कोई भी काम 21 दिन करें तो वो आपकी आदत में शामिल हो। बिल्कुल। इस वक्त 2 साल से अमेरिकन सिटीजन घरों में बैठे हैं, वो भूल चुके हैं कि काम किसको कहते हैं। बिल्कुल सही। तो लेकिन सर, इस वक्त आप मैकडॉनल्ड में जाएं तो हालात खराब, आप बर्गर किंग पे जाएं हालात खराब, आप ग्रोसरी लेने जाएं तो शेल्फें खाली। लेकिन हुकूमत है वो खुश है इस पे, क्योंकि वो यही देखना चाहते थे कि सोशलिस्ट ममालिक में यही होता था। वहां पे ब्रेड, मिल्क और अंडों की लाइनें लगती हैं, और बड़ी जल्दी, अगर जिस तरीके से ये कर रहे हैं, बड़ी जल्दी हमारी अंडों की, ब्रेड की और दूध की लाइनें लगा करेंगी, कोटे हुआ करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बता, कोटा सिस्टम शुरू हो चुका है। हम स्टोरों में जाते हैं, जब ग्रोसरी लेने जाते हैं तो कोटा है। कोई भी बंदा 4 केसेस से ज्यादा पानी नहीं ले सकता। आप 4 केसेस पानी 6 खरीदना चाहें तो आपको नहीं दिए जाते। तो कोटा सिस्टम हमारी सोसाइटी में शुरू हो चुका है, जिस तरह सोशलिस्ट ममालिक में होता था। और यही ओबामा साहब का ड्रीम था कि हम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका बने। बिल्कुल सही। लेकिन सर, साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो अमेरिका में इस सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं सब कुछ, तो क्या जब 2 सुपर पावर्स थी, रशिया और अमेरिका, तो तब क्या ये प्रॉब्लम्स कम थी? ऐसा अगर हो कि एक और कोई सुपर पावर आ जाए, चाहे चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री, तो अमेरिका पे थोड़ा सा ये कि प्रेशर भी पड़े। अभी तो वो जैसे सबके, वो कहते हैं ना, हमारे माई बाप बने हुए। तो आपको लगता है कि 2 सुपर पावर्स होनी चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, बैलेंस आ सके? बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा। जब रशिया और अमेरिका जब कोल्ड वॉर थी, दुनिया में एक बैलेंस ऑफ पावर था, एक रूल्स और रेगुलेशन था कि आपने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। इस वक्त अमेरिका ने जिस तरीके से पिछले दौर के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने पहले इराक को तोड़ा, जॉर्ज बुश पीरियड में एक इन्होंने कानून बनाया था प्रीएम्प्टिव अटैक्स, तो प्रीएम्प्टिव वॉर्स, कि जहां देखा कि हमें बजाय खतरा, देखे ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहां है? इराक में कोई नहीं। इन्होंने इराक को खत्म कर दिया। इनकी ख्वाहिश थी कि वहां 3 मुल्कों में डिवाइड करेंगे, उसको नहीं कर पाए। लीबिया को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में 20 साल बैठे रहे हैं, लोगों को मार मार के इन्होंने अमेरिका की अपनी इकोनॉमी खत्म कर दी लेकिन उसमें से रिजल्ट क्या निकला? शर्मिंदगी। रात के अंधेरे में भागना पड़ा इन्हें जाने बचा के वहां। बल्कि जाती दफा जो आखिरी इन्होंने अपने मरीज की लाशें उठाई हैं, वो अमेरिकन भूल नहीं सकते, वो नहीं भूलेंगे, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। 18-18 साल के बच्चे जो है मारे गए आखिरी दिनों में, एयरपोर्ट के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई। और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ मुसलमानों का मर्डर किया गया है। इराक की जंग से लेकर लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया के अंदर मुल्कों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन उसमें से निकला क्या है? और दूसरा एक और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, अगर अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं कि आपके ख्याल में हो क्या रहा है, इस वक्त अमेरिकन बच्चे बोर हो चुके हैं। जब आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना ग्रोइंग पेन्स, आप बड़े अरसे से
सुपर पावर हो, आपका दुनिया में कोई मुकाबला ना हो, आपके पास पैसा इतना ज्यादा हो जिसकी हद कोई नहीं है, तो अगली नस्लें फिर वो अगली नस्लें वो ज़हनी तौर पे खत्म हो जाती है। इस वक्त खत्म हो चुके हैं। ये अब इनको बताया जाता है कि इट्स ओके टू सिट ऑन अ बैक सीट, लेट चाइना शाइन। ये ज़हनी तौर पे अब तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि चाइना को उभरता हुआ देखें और उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लें। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। जो एक टाइटल होता था, मैं अक्सर यूज करता था, द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, वो टाइटल अमेरिका खो चुका है, बिल्कुल खो चुका है। और इनकी कोई ख्वाहिश नहीं है उस टाइटल को दोबारा रीगेन करने की। इनकी ख्वाहिश क्या है कि वो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल इनकी ख्वाहिश है कि सोशलिस्ट बने हम टैक्सेस बहुत लोगों के ऊपर बढ़ जाए और आधा मुल्क काम करे और आधा घर पे बैठ के खाए, जिस तरह सोशलिस्ट ममालिक में होता है। तो इनको ये नहीं पता कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना पैसा यहां से निकालना शुरू कर देंगे, लोग दूसरे ममालिक की सिटीजनशिप ले लेंगे। लोग पहले ही कर रहे हैं। ऑफशोर कंपनीज में पैसा कौन रखता है अब ज्यादा? अमेरिकन पहले ट्रेंड बन चुका था कि जिनके पास पैसा ज्यादा होता था वो सिटीजनशिप अपनी छोड़ देते थे अमेरिकन। ये इनको पता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इस वक्त एक पार्टी, हमारी डेमोक्रेट पार्टी, वो इतना फैसिनेट करती है कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि वो अब कोटा सिस्टम पे हम आ चुके। जब पानी के केसेस लेने पे आपको तादाद आपके गिन के देने हो तो उस मुल्क की इकोनॉमी के हालात क्या बनेंगे? और बड़े आसानी से कह देते हैं जी सप्लाई चेन खराब है। और सप्लाई चेन फिक्स किसने करनी? मैं इसकी मिसाल आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि इस सबसे बड़ी पोर्ट जो चाइना से सामान लेकर आते हैं शिप, वो लॉस एंजलिस में है। इस वक्त 150 से ज्यादा शिप वेटिंग लाइन में खड़े हैं अपना सामान उतारने के लिए, लेकिन लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात वहां पे ये है कि उसको ये कंप्यूटराइज नहीं करते। उस वहां पे मशीनरी मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन करें क्या? यूनियन जो है वो कहती है कि अगर मशीनरी लगाओगे तो हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ब्लैकमेल किया जा रहा है। और यूनियन एक सोशलिज्म आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है, तो उसके सामने बाइडेन साहब मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त भी 100 से 150 शिप जो है लॉस एंजलिस पोर्ट में इंतजार में खड़ा है अपने आप को डीलोड करने की। बिल्कुल, इसका मतलब है कि हम अब जवाल देखने जा रहे हैं यूएस का। अगर हम इंटरनल इस वक्त शिकागो जल रहा है, बड़े अरसे से जल रहा है। बाल्टीमोर एक छोटा सा शहर है, जो मैं वाशिंगटन डीसी से 40 मील 50 मील के फासले पे 2 मर्डर पर डे वहां पे उसका रेशो चल रही है, लेकिन हुकूमत के माथे पे बल नहीं है। मैं सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सिगरेट खत्म होने चाहिए। ये कहते हैं सिगरेट बैन करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं, लेकिन कहते हैं कि मरवाना पियो, वो सेहत के लिए अच्छा है। अब मेरा बंदा इनसे पूछे कि मरवाना किस तरह पीना है, वो तो सिगरेट में डाल के पीना है, वो भी तो स्मोकिंग है। पर मरवाना प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सिगरेट कहते हैं अच्छा नहीं। सर चेक किएगा कहीं इमरान खान साहब से तो नहीं एडवाइस लेने लगे कुछ? आपने भी टारगेट हम पे किया था। आपने कहा था कि हम भाग उगा के पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करेंगे, इकोनॉमिक इशू। ये मुझे याद है। आपने बड़ी धूमधाम से ये किया था कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपको भी वो बीमारी यहाँ वाली थी कि हम शायद अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, ये चीजें करेंगे तो पैसा कमाएंगे वो। लेकिन आप खैर पाकिस्तान के बारे में तो मुझे समझ ही नहीं कई दफा आती कि शुरू कहां से करूं, क्योंकि मसाइल इतने हैं और आपको मसाइल का पता भी है, हर पाकिस्तानी को मसाइल का पता है, लेकिन जो इसको हल करने के लिए या उसका जवाब देने से सारे का। लेकिन सर आप कैसे कह रहे हैं कि मसाइल हैं? क्योंकि इमरान खान साहब तो अवार्ड दे रहे हैं अपने मिनिस्टर्स को, परफॉर्मेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। देखें, अवार्ड मैंने उस लिस्ट को बड़े करीब से देखा। मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सड़क नई बनाई क्योंकि सारे के सारे पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे। मुराद सईद साहब की वजह से चाइना नाराज है, सीपैक बंद पड़ा है। बल्कि यहां तक मैं कहूं कि मुराद सईद साहब को अवार्ड किस चक्कर में दिया, जब चाइना गए हैं तो उनको बल्कि मुझे यहां तक पता चला था कि चाइना ने खुद कहा था कि इनको ना साथ लेकर आए, क्योंकि चाइना इससे ना खुश नहीं था। उनको पहला अवार्ड दिया गया। अब देखें उसमें अवार्ड दिया जा। अच्छा, आप खुद कहते हैं कि आपने कर्जे लिए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेलिब्रेट किया कर्जों पे, तो आपने अपना जो हमारा वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम IF है उसको शौकत अली को बुलाया ही नहीं। आप कहते हैं जी OIC के ऊपर हमने करा के दुनिया की OIC कराई है इस्लामिक कंट्रीज की और हमने इतनी बड़ी पावर बन गए हैं, लेकिन आपने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया ही नहीं वहां। जिन लोगों को अवार्ड दिया, मैं आपके अवार्ड देने वालों 11 नंबर पर है सर शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़े नाराज, उन्होंने इतना लंबा लेटर लिखा है।
चाहिए उनको लेटर। मैं तो समझता हूँ कि कुछ लोगों को चाहिए, अगर इंसानियत होती तो रिजाइन कर देते, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। वो एक आपके मिनिस्टर हैं क्या, उनको जो वो जहांगीर तरीन साहब के अजीज हैं, जो शुगर शुगर माफिया वाले, उनका उनकी खुसरो। खुसरो बख्तियार, उनकी बताना चाहूंगा 3.5 साल में चौथी मिनिस्ट्री है उनकी ये। और चौथी मिनिस्ट्री में, जब वो 3 मिनिस्ट्रियों में फेल थे, चौथी मिनिस्ट्री में आते ही कामयाब हो गया, अवार्ड ले लिया उन्होंने। अलादीन का चिराग है उनके पास, मैं तो समझता हूँ वो ढूंढना चाहिए। उसके बाद शेख रशीद साहब है, रेलवे का 12 अरब का खजाना है आपका है, उस पर कोई किसी पे माथे पे बल नहीं है, उनको भी। और होम मिनिस्ट्री मिलने के बाद कितने यहाँ पे धमाके हुए हैं, कितना यहाँ पे अटैक्स हुए हैं। खुद उन्होंने कहा कि इस वक्त दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अच्छा, उनको भी अवार्ड। और मैं एक बात पे तो बहुत ज्यादा हैरान हूं, वो क्या है कि फखर इमाम साहब को अवार्ड दिया गया। 90% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि वो कौन है और क्या उनका पोर्टफोलियो है। और अब उनको देखें, उनकी बात ये है कि आरजू वो मिनिस्टर हैं, ये आपकी फूड वगैरह के, एक एग्रीकल्चर कंट्री जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है। आप कार्टन एक्सपोर्ट करते थे, आज आप कार्टन इंपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी अवार्ड दे दिया गया। लेकिन अवार्ड नहीं, ये देखें 100 से ज्यादा ये आपके मिनिस्टर हैं। खान साहब अपने जो वादे किए थे वो कंट्राडिक्ट किया। एक आप जो तनकीद करते थे जिन चीजों में, हर चीज वो कहते हैं मुंह पे पड़ी, हर चीज। वो देखे आपकी करप्शन इंडेक्स आता था, ये उसको हाथों में ले लेके तो नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे। ये कहते थे महंगाई हो तो वजीर आजम करप्ट है, पेट्रोल की प्राइस बढ़े वजीर आजम करप्ट। आज वो सारी चीजें मुंह पे पड़ रही। अभी आपको सबसे बड़ी बात बिजली का, अभी तो बिजली गिर रही है आपके ऊपर आजकल, क्योंकि बिजली भी महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, और इसके साथ मिनी बजट आएगा। मिनी बजट आपकी हर चीज शेकअप होगी, आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। और सर फैसल वावड़ा पे बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। मैं फैसल वाडा की मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं मुझे शर्म आती बात करते हुए भी। फैसल वाडा साहब और फॉरेन फंडिंग केस, जब इंसाफ की तहरीक जो है वो अपने इंसाफ के बारे में ये हालात हो। मैं हमेशा बोलता था इमरान खान साहब के हक में, मैं बहुत मुतासर था उनसे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसल वाडा पे आके अपने पाकिस्तान की हर चीज को मैनिपुलेट किया, जब उनकी एलिगेशन हुई, तो जिस तरीके से उन्हें सेनेटर बनवाया गया तहरीक इंसाफ के वर्करों की मर्जी के खिलाफ, मैं समझता हूं कि उससे खान साहब का कैरेक्टर बहुत दागदार हुआ। मेरी नजर में उनका कोई, मैं समझता था कि ये इज नॉट अ जेंटलमैन आई वाज ड्रीमिंग अबाउट, आई वाज थिंकिंग अबाउट। उन्होंने फैसल वाडा को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया, मैं हैरान था इस बात पे। और फैसल वाडा साहब यहीं से गए हैं, अमेरिकन सिटीजन है। मेरा मकसद है, मैंने तो पहली दफा उनका नाम सुना था, इतने बड़े वो लीडर या उनकी पार्टिसिपेशन है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ज्यादातर आपके मिनिस्टर जो बाहर से गए हैं, उनकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग बहुत करते रहे हैं, खान साहब के लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाते थे, गाड़ियों में इनको लेके घूमते थे, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन। और दुख के साथ ये कहता हूं कि सिर्फ आपकी आज की कैबिनेट नहीं है जो सारे बारबेक्यू करने वाले, आपकी पिछली सारी जो कैबिनेट्स होती थी वो भी सारे बारबेक्यू वाले थे। ये अपने घरों में अंदर लीडरों के खाने पकाते हैं, इनकी गाड़ियां चलाते हैं। अफसोस के साथ सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है, ना इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना इनका कोई कम्युनिटी वर्क है, ना इन्होंने आज तक कोई इंसानियत के लिए काम किया है, ना इन्होंने कौमियत के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया है, ना इन्होंने इस्लाम के लिए कोई काम किया है। मुझे गिनवा दें। मैं आरजू सबसे बड़ी बात यह है, मैं जब आपके यहां बोलता हूं आके, मैं एक वकील हूं, आई एम अ लॉयर। हमारी दलाइल के साथ बात करते हैं, हम जब बात करते हैं रेफरेंस के साथ बात करते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मुझे कुछ चैलेंज करके मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आर्गूमेंट के लिए तैयार हूं। लेकिन इनके पास मुझे नाम लेके बता दें क्वालिफिकेशन, स्वाय चंद आपके टेक्नोक्रेट, जो वो मैं टेक्नोक्रेट वो इसलिए नहीं कहूंगा, वो सारे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के मुलाजिम होते हैं। वो बिल्कुल, मैं टेक्नोक्रेट तब कहूं ना, वो कौमियत के लिए जाएं, वो पाकिस्तान को सर्व करने जाएं, वो तो अपने गोरे आका को सर्व करने जाते हैं, वो तो अमेरिका के फ्लैग को सर्व करने जाते हैं, वो तो आईएमएफ को सर्व करने जाते हैं। वो आपके टेक्नोक्रेट तो है ही नहीं। वो कौन सी टेक्नोक्रेट? उनकी तनख्वाहें आप देखें डॉलरों में होती, उनकी आसाइश देखें, उनकी हमदर्दियां, उनकी टोटल लॉयल्टी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ होती। वो आपके टेक्नोक्रेट तो है ही नहीं। आपके तो साथ वही है, वो बारबेक्यू कैबिनेट आपकी सारी।
तो सर मुझे ये बताइए ना लास्ट में कि ये लोग जो अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं पोजीशन वाले, मौलाना साहब, वो जो मौलाना फजल रहमान भी बड़े एक्टिव हुए हैं और दूसरी पार्टीज भी, क्या ये हल है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का? नहीं नहीं, कोई हल नहीं इस वक्त। देखें, ये जो लोग आपके पास वही चेहरे, वही करप्ट स्टोरियां लेकर आएंगे आपकी। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि एक तो अपोजिशन आपकी सारी कंप्रोमाइज्ड है, आपकी अपोजिशन सारी मैनेज्ड है, और दूसरा सारी की सारी करप्ट, वही इनके करप्शन के इनके स्टोरियां मौजूद हैं। इनके अंदर एक चीज नहीं है तो कौमियत नहीं है, इनके अंदर एक चीज नहीं है तो खौफ खुदा नहीं है, और दो चीजें इनके बगैर जो भी आएगा इस्लामाबाद में लूटेगा। इन चेहरे बदलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आज की कैबिनेट देखें तो सबसे ज्यादा चेहरे ये सारे परवेज मुशर्रफ के दौर के चेहरे हैं सारे। बिल्कुल। तो अब अगले आएंगे तो या ये खुद नहीं आएंगे, इनके कजन आ जाएंगे, इनके रिश्तेदार आ जाएंगे, चेहरे बदलेंगे, एजेंडा वही होगा करप्शन का कि इसको लूटना किस तरह। परवेज खटक साहब के फैमिली के 8 लोग इस वक्त जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप नहीं, आप किसकी बात, मैं फैमिलियां गिनाऊं आपकी, तो भुट्टो से लेकर आपकी शरीफ फैमिलियों से लेकर काफ लीग से लेकर आपके सारे के सारे पीटीआई भी, तो मैं यही समझता हूँ सारे आपके एक ही रिश्तेदार, आगे पीछे ही इकट्ठे सारे हुए हैं। शुगर माफिया देख लें, पेट्रोल माफिया देख लें, आपका सारा का सारा वही है। जिस तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा मकसद लोगों को ठेके दे देंगे, अपने लोगों को आपने जो अब तो खैर मैं क्या कहूं, पहले लोग सुना था करोड़ों में करप्शन, अब अरबों में हो रही है। इस वक्त जो है वो तो आप नई किताबें लिखेंगे करप्शन पे, करप्शन की दास्तानें जो अब होंगी वो तो एक नए रैकेट बन रहे हैं इस वक्त। और अफसोस के साथ कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई सीरियस इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। इसको कोई भी, अफसोस के साथ ये है कि एक तरफ से बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं, दूसरी साइड से निकल रहे हैं। लेकिन सर मैं यही कहूंगी कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कहीं ना कहीं से दुआ करनी चाहिए कि कोई रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान को बचाया जा सके और इस तरह की तबाही की तरफ जो जाता जा रहा है उसे रोका जा सके और कुछ बेहतरी आए। बहुत मैं शुक्रिया सर जी। आप बिल्कुल उसी तरह आपके आखिर में प्रोग्राम के मैं यही कहूंगा कि दुआ करें कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी लीडर मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे लोग बात करते रहेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात होगी कि क्योंकि कहते हैं ना हमारे यहाँ जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं तो और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ठीक ही हो सकती हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा आए, कोई ऐसा मसीहा आए जो पाकिस्तान को बचा सके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पाकिस्तान सो मच।